हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर गेट 2023 एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग गेट 2023 के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इम्यूनोलॉजी की और सेल बायोलॉजी की। तो इन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको गेट 2023 के लिए पढ़ने ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है या किस किस टॉपिक्स को तो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गेट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कई क्वेश्चंस आते हैं और उसके कुछ एक छोटे छोटे पोर्शंस हैं जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चंस हर बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस, ये चीज़ मैंने आपको सेल बायोलॉजी के अंदर भी बताई थी। तो चाहे आप इसको सेल बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में देखें, चाहे आप मॉल बायो के रेस्पेक्ट में देखें, आपका जो गेट का जो टॉपिक है, गेट का जो सिलेबस है, उसके अंदर आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ के रेस्पेक्ट में ही पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपको है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूं तो ये फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। अब फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग सारे एग्ज़ाम के अंदर ये जो पोर्शन है वो पूछा जाता है और गेट के अंदर भी ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और वो है आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, कुल मिलाकर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जहाँ जहाँ पर एंजाइम्स का रोल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज का रोल है, हेलिकेज का रोल है, ट्रांसक्रिप्शन में आपको आरएनए पॉलीमरेज का रोल मिल जाएगा, और कौन कौन से एंजाइम वहाँ पे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली एंजाइम्स को ज़रूर, जब ये 3 टॉपिक पढ़ रहे हो तो हर एक एंजाइम के बारे में उसका रोल बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 बार एक इस तरीके का क्वेश्चन देखा हुआ है कि कौन से डीएनए पॉलीमरेज में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, कौन से में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी कहाँ कहाँ देखी जाती है, रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा होता है, इसके अलावा हेलिकेज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल द एंजाइम्स, ये पता हमें होना ज़रूरी है। ठीक, अगर मैं ट्रांसलेशन के बारे में बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर ट्रांसलेशन को देखूँ तो ट्रांसलेशन में कई बार जेनेटिक कोड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए और जेनेटिक कोड्स में भी जो प्रॉपर्टीज़ है ना जेनेटिक कोड्स की, जैसे कॉमालेस हो गया, एम्बिगुअस हो गया, है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन जो है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो ट्रांसलेशन में मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसलेशन में आपने देखा होगा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से भी किन चीज़ों को आपको डेप्थ में देखने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है जब आप रिवीजन कर रहे हो। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन सा यहाँ पे एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है,
कौन सा राइबोसोम का सब यूनिट इन्वॉल्व है जो ये सब काम करवाता है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो दैट इज़ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब स्प्लाइसिंग में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है। और आप अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब आप इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे होते हैं और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो वो लैरिएट स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता है। और इस लैरिएट स्ट्रक्चर को बनाते समय एक्सॉन का एक पोर्शन जो है वो अटैक कर रहा होता है, इंट्रॉन का एक पोर्शन जो ब्रांचिंग पोर्शन होता है वो अटैक कर रहा होता है। क्या कौन सा एंड किस पे अटैक कर रहा होता है, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लैरिएट स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। स्प्लाइसिंग के केस में अगर मैं बोल रहा हूँ तो रिवाइज करते समय इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ओपरॉन कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। ओपरॉन कॉन्सेप्ट। अब एक बात देखिए, ओपरॉन कॉन्सेप्ट में आपके लैक ओपरॉन के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन दोनों से आपके म्यूटेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हुए हैं। म्यूटेशन वाले क्वेश्चंस मतलब आपको केसेस दे देंगे, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि ऑपरेटर अगर उसको ऑपरेटर के अंदर कोई किसी तरीके का अगर म्यूटेशन हो गया है तो उससे जो प्रभाव है, क्या व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ़ द ऑपरेटर इज़ म्यूटेटेड, तो क्या हो सकता है। अगर इंड्यूसर म्यूटेट हो जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपका प्रमोटर म्यूटेट हो जाए तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल जीन्स म्यूटेट हो जाए तो क्या हो सकता है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को म्यूटेट करा देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन हो रहा होगा, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। इस तरीके का यहाँ से लैक ओपरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन के बारे में पूछा जाता है। बेसिक भी आपको आइडिया होना चाहिए। लैक ओपरॉन का मतलब क्या होता है कि इंड्यूसिबल ओपरॉन है ना। तो बेसिक क्या डिफरेंस है लैक ओपरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन में, प्लस ट्रिप्टोफैन ओपरॉन का एटीन्यूएशन जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओपरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं जनरल म्यूटेशन के, क्योंकि मैं म्यूटेशन यहाँ पे रेफ़र कर चुका हूँ, तो अगर मैं जनरल म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ तो ये पॉइंट नंबर हो गया हमारा 6th। तो 7th पॉइंट में म्यूटेशन के बारे में। अब देखिए, म्यूटेशन अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है और यहाँ पे आपको म्यूटाजेंस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब म्यूटाजेंस जो है क्या मतलब, कौन कौन म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे रेडिएशंस हो सकती है, ठीक, और यहाँ पे केमिकल्स हो सकते हैं। अब केमिकल्स में भी एनालॉग्स हो सकते हैं, बेस एनालॉग्स जिनको बोलते हैं, या इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कोई एक एग्जाम्पल पकड़ के आपसे पूछ ले कि ये म्यूटेशन किस तरीके का कराता है, तो ये म्यूटेशन में इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, और यहाँ पे टाइप्स भी याद रखिएगा। तो क्रोमोसोमल और जेनेटिक म्यूटेशन दो तरीके के, जीनिक म्यूटेशन आप कह सकते हैं, दो तरीके का मेजर हो सकता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे म्यूटाजेंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के म्यूटाजेंस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो जितने भी एंजाइम्स आपने बात किए हैं, अभी मैंने ऊपर बताया भी कि जब आप इस फंडामेंटल प्रोसेसेस को पढ़ रहे होंगे तो कम से कम आपको जो एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में, उनके फीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में भी याद रखिएगा। एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में भी याद रखिएगा। तो एंजाइम इनहिबिटर्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं। अब आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर
बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, राइट। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज अगर इस्तेमाल हो रहा है रेप्लिकेशन के लिए, तो आप कौन सी एंटीबायोटिक दे करके रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो भी एंटीबायोटिक्स दी हुई है, पाथफाइंडर में भी है और भी अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगी आपको, इन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो इट इज़ कि ये कौन सी चीज़ को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, या कौन सी चीज़ को टारगेट कर रही है, ये बातचीत होगी। तो एंजाइम इनहिबिटर्स को अच्छे से पढ़िएगा, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, गेट का भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, ठीक। अब मुझे इस mRNA या siRNA जो इसकी बायोलॉजी है, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी कम मिले, लेकिन फिर भी कम से कम आप mRNA बायोलॉजी, माइक्रो RNA बायोलॉजी और siRNA बायोलॉजी ज़रूर देख लीजिएगा। क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से mRNA या siRNA फॉर्म होते हैं और इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इतने ही टॉपिक्स मेरे हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो इतने टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम देख लेने चाहिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज़ करके जाने चाहिए, ठीक है। तो अभी इसी तरीके के और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं आगे भी और आपको डिटेल्स बताऊंगा, और आप इसके लिए इस वीडियोस से जुड़े रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे रहा हूँ बार बार, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है वो आकर के जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट की बात करें तो जो गैट बी का जो नया बैच शुरू होने वाला है फॉर गैट बी, अब गैट बी का आपको पता है एग्ज़ाम कब हो रहा होता है, अप्रैल में हुआ है पिछली बार, तो हमें 6 महीने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अक्टूबर में, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर 3 से गैट बी का जो बैच है वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, जो कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 है आपके गेट के सिलेबस के अंदर, ये नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 5 से ये शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रैश कोर्स ऑफ गेट बीटी, ये अगेन आपका दिसंबर में चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।